विज्ञान की राह कठिन सही, मंजिल बड़ी महान है। विज्ञान की राह कठिन सही, मंजिल बड़ी महान है। और ये देश की हर एक छात्र एक नई दुनिया वो देश की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सोनम वांगचुक बने, यानी हम अपने लद्दाख के बेहतरीन साइंटिस्ट के रूप में जिन्हें जानते हैं सोनम जी को, अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी एक साइंटिस्ट बने तो विज्ञान की राह में आपको आनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किताबों से दोस्ती कीजिएगा तो आने वाले दिनचर्या में, आने वाले समय में आप विज्ञान में अपनी एक नई पहचान बना सकते हैं। जी हाँ, गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं क्लास 10th का विज्ञान। जी हाँ, अगर आप भी साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस संस्था से एक दफा अवश्य जुड़े। तो आइए हम बिना विलंब किए हुए हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं, जो 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पोर्शन हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो फिर से अगेन गुड इवनिंग फॉर एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस इल्मोरा स्मार्ट क्लासेस में। तो आप कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम अपनी टॉपिक की ओर जाते हैं। जी हाँ, हम लेकर आए हैं क्लास 10th का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। साइंस के पोर्शन में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एकदम बेहतरीन लहजे में पढ़ेंगे, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन अंदाज में पढ़ेंगे और आपको अपनी भाषा में पढ़ाएंगे, यानी बिहार के भाषा में, जो आपको समझ आए और अपने एग्जाम में धूम मचा कर आए। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर जाते हैं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान के बारे में इनका परिचय हम जानते हैं, यानी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इनका परिचय देखते हैं कि जीव विज्ञान का परिचय क्या होंगे, यानी जीव विज्ञान क्यों रखाया गया, बायोलॉजी किनको कहते हैं, बायोलॉजी का खोजकर्ता कौन है, जिन्हें जनक, जिन्हें पिता किनको कहा गया, बायोलॉजी के कितने खंड में बांटा गया। जी हाँ, तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप विज्ञान से मोहब्बत करना है, यानी विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायोलॉजी भी अवश्य पढ़नी पड़ेगी और अपने दिनचर्या में यूज भी कर सकते हैं हर एक चीज को। तो आइए हम जानते हैं इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं, बायोलॉजी शब्द जो है बायोज और प्लस लॉजी से मिलकर बने हैं बायोलॉजी। जी हाँ, बायोज प्लस लॉजी से मिलकर बने हैं क्या? बायोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है सजीव, लिविंग्स जिनको कहते हैं। वहीं अगर हम लॉजी की बात करें तो लॉजी का मतलब होता है क्या बाबू? लॉजी का मतलब होता है, अगर हम बात करें बायोलॉजी का, बायोलॉजी जो है बायोज प्लस लॉजी से मिलकर बने हैं। जहां बायोज का मतलब होता है बाबू आपका लिविंग्स, लिविंग्स मतलब हम कह सकते हैं सजीव। वहीं पे आपको लॉजी
यानी स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं क्या कि सजीवों के बारे में हम अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, सजीवों के बारे में हम अध्ययन करेंगे ही, उसे ही क्या कहेंगे, यानी सजीवों के बारे में हम अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है, यानी जीव विज्ञान कहलाते हैं। क्लियर है बाबू। बायोलॉजी शब्द का नामकरण लैमार्क नामक विज्ञानी और ट्री वीरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्री वीरेनस ने किया था नामकरण। बायोलॉजी शब्द का खोजकर्ता लैमार्क ने किया था और ट्री वीरेनस ने किया था। यहां तक क्लियर है बाबू। अब देखते हैं हम लोग क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को बाबू दो भागों में बांटा गया, यानी दो खंड में बांटा गया। जो एक जीव जंतु से रिलेटेड और एक पेड़ पौधे से रिलेटेड, यानी दो भाग में बांटा गया। जो पहले भाग अगर हम बात करें तो एक होता है क्या, वनस्पति विज्ञान, जिसको हम बुटनी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, बुटनी कहते हैं। वही हम दूसरे भाग की बात करें जिन्हें हम जीव विज्ञान यानी जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जूलॉजी। एक बुटनी और एक जूलॉजी, ये हम दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। और हम खोजकर्ता की बात करें तो हमारा जो वनस्पति विज्ञान के खोजकर्ता थे वो हमारे थियोफेरेटस नामक वैज्ञानिक थे। जो उस समय, जिस समय वनस्पति विज्ञान की खोज हुई, उस समय ये नामक वैज्ञानिक, थियोफेरेटस नामक वैज्ञानिक ने 500 पौधों की खोज की। 500 पौधों की खोज की है। उस समय की बात कर रहे हैं बाबू। उस समय की खोजकर्ता जो थियोफेरेटस नामक वैज्ञानिक थे, उस समय जो है 500 पौधों की खोज की। कितने, 500। और अभी हम लोग को कितने याद होंगे ट्री के बारे में, कितने पेड़ पौधे हैं, तो बोल सकते हैं कि बहुत सारा। लेकिन अगर नाम बताया जाए तो मैक्सिमम आप 10, 20, 30, 50 लेते लेते हद हो जाइएगा। लेकिन उस समय हमारे वैज्ञानिक, जिनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, थियोफेरेटस को, जिन्होंने 500 पौधों की खोज किया। जी हाँ, क्लियर है बाबू। आगे देखिए, वनस्पति विज्ञान किसको कहेंगे, जो पेड़ पौधों को अध्ययन करना, यानी हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान। क्लियर है, जिनका जनक थियोफेरेटस है। क्लियर है बाबू। आगे देखिएगा, सॉरी, आगे क्या देखिएगा, आगे अगर हम बात करें बाबू जंतु विज्ञान की, तो सभी प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करना ही, सभी प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही जंतु विज्ञान कहलाते हैं। सभी प्रकार के जंतुओं के बारे में अध्ययन करना ही हमारा जंतु विज्ञान कहलाते हैं, जिनका जनक अरस्तु है। जिनका जनक कौन है बाबू, अरस्तु है। तो हम पूर्ण रूपेण कह सकते हैं क्या कि जीव विज्ञान का जनक हम किनको कहेंगे, तो आप जानते होंगे जो पेड़ पौधे से रिलेटेड थियोफेरेटस जी नामक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने पेड़ पौधे के बारे में खोज किया। लेकिन जीव जंतुओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो इनमें विस्तार रूप से पढ़ना पड़ता है, यानी आंख का डॉक्टर अलग, हृदय का डॉक्टर अलग, उसी तरह से हर एक पार्ट का डॉक्टर अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि जंतु विज्ञान का जनक जो अरस्तु का कहा गया,
इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का जनक भी हम अरस्तु को ही कहते हैं। अरस्तु को ही कहते हैं। किनका जनक बाबू? जीव विज्ञान का जनक। यहां तक क्लियर है? नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में देखिएगा बाबू कि अरस्तु को संपूर्ण जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। क्लियर है बाबू? आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जब हम सजीवों के बारे में यानी लिविंग्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग क्या बात करेंगे बाबू? हम लोग बात करेंगे क्या कि सजीवों के लक्षण एवं जैव प्रक्रम क्या है। यानी अगर सजीव है तो उसका कुछ लक्षण भी होंगे। तो आइए, सजीवों के 5 प्रमुख लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप हमारे साथ बोलिएगा। एक गति हो गए, एक श्वसन हो गए। यानी गति का मतलब हो गए कि चल रहे हैं, एक दूसरे स्थान से चल फिर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इस अवस्था को हम कह सकते हैं कि हमारे पास सजीवों का एक लक्षण है गति करना। तो आप कहेंगे कि क्या पेड़ पौधा भी गति करते हैं क्या? वो तो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन फिर हम उसे सजीव क्यों माने गए हैं? क्यों उसको सजीव कहते हैं? जी बिल्कुल, आपका सवाल दुरुस्त है। इस सवाल का जवाब बिल्कुल अभी जस्ट मिलेंगे। लक्षण कहने का मतलब गति हो गए। अब दूसरे आइए श्वसन। अब आपका जवाब यहीं पे मिल जाएंगे कि अगर आप पेड़ पौधे की बात करें तो क्या वो भी सांस लेते हैं? लेते हैं। जी हाँ, वो भी सांस लेते हैं। तो क्या श्वसन जो है, श्वसन करना, ये भी क्या है? पेड़ पौधा का एक लक्षण है। लेकिन मनुष्य की बात करें सजीवों में तो गति भी एक लक्षण है। उसी तरह से श्वसन हो गए, उसी तरह से उत्सर्जन हो गए। उसी तरह से क्या हो गए बाबू? उत्सर्जन। यानी उत्सर्जन करना, वेस्ट मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं। यानी यूरिया निकाल रहे हैं हम अपने शरीर से, तो वो उत्सर्जन कर रहे हैं। मल द्वार को हम निकाल रहे हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट मटेरियल को उत्सर्जन कर रहे हैं। तो जितनी आवश्यक होते हैं श्वास लेना, उतनी आवश्यक होते हैं उत्सर्जन भी करना। क्लियर है? पोषण। पोषण क्यों जरूरी है? तो सजीवों का प्रमुख लक्षण में से एक पोषण भी है, उतनी जरूरी जितनी आप सांस लेते हैं। यानी आप सांस ले रहे हैं तो जीवित हैं। उसी तरह से अगर पोषण आप कीजिएगा, न्यूट्रिशन अगर आप लीजिएगा, उससे बहुत सारा पोषक तत्व मिलते हैं। यानी आप भोजन करते हैं तो उससे बहुत प्रकार में, जैसे हम चावल खा रहे हैं तो उसमें पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट की। अगर हम दाल खाते हैं तो दाल में हमें प्रोटीन मिलता है। तो ये पोषक तत्व भी उतनी आवश्यक होते हैं जितनी हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, यहां तक क्लियर है? पोषण भी हमारे सजीवों का लक्षण में से एक है। फिर हम बात करेंगे क्या? जनन के बारे में, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जनन, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जनन क्यों जरूरी होते हैं? जनन जो है, जनन भी एक लक्षण में से जो है सजीवों का लक्षण माना गया है। तो क्लियर है? गति करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, पोषण करना और जनन करना, ये सभी सजीवों के 5 प्रमुख लक्षण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे चैप्टर जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अगर हम परिभाषा का डिफिनेशन की बात करें तो वो सभी क्रिया जिनके द्वारा सभी सजीवों, क्या बात करें बाबू? निर्जीव की बात नहीं हो रही है। ये पेन जो है ये क्या है? निर्जीव है। ये माइक जो है ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये सांस नहीं ले सकते, ये चल नहीं फिर सकते, छोड़ रहे हैं, गिर रहा है, ये चल नहीं सकते। इसी तरह से ये
उत्सर्जन नहीं कर सकते, ये पोषण नहीं कर सकते। क्या इसे हम खिलाएंगे बाबू तो ये खाएंगे कुछ? नहीं। आपका जवाब होंगे नहीं। क्या? नहीं। इसका जवाब आपका मिलेगा नहीं। ये खा नहीं सकते, इसलिए चल नहीं सकते, यानी गति नहीं कर सकते, ये उत्सर्जन नहीं कर सकते, पोषण नहीं कर सकते, ये श्वास नहीं ले सकते, इसलिए यह निर्जीव है। तो हम क्या बात कर रहे हैं बाबू? ये सभी क्रिया जिनके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, अनुरक्षण होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी प्रक्रिया जिनके द्वारा सभी सजीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर ये सारा पोर्शन का आप नोट्स चाहिएगा, अगर आपको नोट्स यानी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम संस्था से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर आप नोट्स ले सकते हैं, नहीं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 6204123319। आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। क्लियर है बाबू? आइए हम आगे देखते हैं। जब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, तो आप जान गए जिनके द्वारा वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सजीवों का क्या होता है? अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो श्वसन हो गए, पाचन भी, उत्सर्जन हो गए, परिवहन हो गए। परिवहन बोलने का तात्पर्य है बाबू कि हमारे शरीर में जो धमनी में जो हमारा रक्त का गति हो रही है वो हमारा परिवहन हो रहा है, यानी गति जो हो रहे हैं रक्त का वो धमनी में वो चल रहे हैं, वही क्या हो रहे हैं? परिवहन हो रहे हैं। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका जो है बाबू, जब हमारे शरीर जो है बहुकोशिकीय जीव है, अगर हम वहीं पे उत्तक की अगर हम पैरामीशियम, अगर हम अमीबा की बात करें तो वो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम कैसी जीव है? एक कोशिकीय जीव है। लेकिन हमारे मनुष्य जो होते हैं यानी हम सब जो होते हैं सजीव, वो बहुत सारे कोशिका की बनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कोशिका का क्या होते हैं? हमारा शरीर बना होता है, बहुत सारे कोशिका का शरीर बना होता है। तो कोशिका जो है शरीर का जो निर्माण करता है, तो कई कोशिका मिलकर उत्तक का यानी टिश्यू का निर्माण करते हैं, यानी कई सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं। उसी तरह से कई उत्तक मिलकर एक मांसपेशी का निर्माण करते हैं, यानी एक मांसपेशी का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम मांसपेशी कई मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, यानी एक बॉडी के पार्ट का निर्माण करते हैं, यानी एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, वही ऑर्गन जो है मिलकर जो है एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और ये सारा प्रोसेस होकर एक बॉडी का निर्माण होता है, जिन्हें हम शरीर जो आप हमें देख पा रहे हैं। ये प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे सेल जो है टिश्यू का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे टिश्यू जो है मस्कुलर का निर्माण करते हैं, बहुत सारे मांसपेशी जो है ऑर्गन का निर्माण करते हैं। उसी तरह से फिर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, फिर जाकर हमारे शरीर यानी एक बॉडी का निर्माण होता है। क्लियर है? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है पोषण। क्या आता है? पोषण। जी बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? पोषण। पोषण क्या होते हैं बाबू? पोषण पढ़ेंगे एवं पोषक तत्व के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? पोषण भी पढ़ेंगे और पोषक तत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम पोषण की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन ग्रहण कर जीवन का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस करता है, पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है वह प्रक्रिया, अगर हम मान लीजिए जीवन को चलाने के लिए यानी सही से मेंटेनेंस करने के लिए हम क्या करेंगे बाबू?
पोषण की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी वह प्रक्रिया जिनके द्वारा सजीव भोजन ग्रहण कर जीवन का अनुरक्षण करते हैं पोषण कहलाते हैं। क्लियर है? यानी भोजन जब हम करते हैं तो हमारा पोषण जो मिलते हैं, हमें पोषक तत्व उससे मिलते हैं भोजन से, तो वही हुआ ना, हम जो सजीव हैं वो अपनी जीवन को चलाने के लिए यानी अनुरक्षण करते हैं, यानी मेंटेनेंस करते हैं, तो वही प्रक्रिया पोषण कहलाते हैं। क्लियर है? पोषण के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति करना, यानी एनर्जी मिलता है, यानी हम भोजन करते हैं बाबू, भोजन से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। जी बिल्कुल, अभी आप खामोश रहिए, हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे। क्यों? पोषण जो है हमें ऊर्जा मिलता है पोषण से, तो पोषण जो है जब ऊर्जा मिलता है तो वो किस रूप में मिलता है ये भी बात करेंगे। जी हाँ, एडोसिन ट्राइफॉस्फोरस यानी एटीपी के रूप में हमें ये एनर्जी मिलता है, एटीपी के रूप में हमें ये ऊर्जा मिलता है। क्लियर है? और वहीं पे वृद्धि व विकास के लिए हम ग्रोथ के लिए पोषण करते हैं, ग्रोथ के लिए पोषण करते हैं, यानी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए हम पोषण करते हैं। अगर मान लीजिए बाबू, अगर हम कोई फल फ्रूट को खा रहे हैं, वहां से हमें विटामिन सी, विटामिन के मिल रहा है, तो क्या होंगे वहां से? अगर हमें विटामिन की मात्रा मिल रहे हैं तो रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का काम करता है, तो ये हमें विटामिन से मिलते हैं, यानी मिनरल खनिज से मिलते हैं। तो ये सब सारा बात करेंगे, यानी टूटी फूटी हड्डियों की कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम कौन करता है? पोषण से हमें मिलता है। क्लियर है बाबू? यानी रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना, यानी उनसे लड़ने में हमें पोषण सहायता प्रदान करती है। क्लियर है बाबू? आगे देखते हैं, आगे हम क्या बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, भोजन की यानी फूड, यानी हम अगर बाबू पोषण करेंगे, हम अगर पोषण करेंगे, अगर हम पोषण करेंगे, पोषण के रूप में हम अगर भोजन करेंगे, मान लीजिए बाबू हम चावल खाएं, क्या खाएं बाबू? चावल। क्या खाएं? चावल। चावल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। वहीं पे हमें तेलीय पदार्थ अगर खाते हैं, वहां से हमें क्या मिलता है? फैट, यानी हमें वसा मिलता है। और इन दोनों से बाबू सबसे ज्यादा जो हम सब अभी बोल पाते हैं, चल फिर पा रहे हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में हमें वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। जी हाँ, अगर एनर्जी की बात करें तो हमें सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स यानी वसा से हमें एनर्जी मिलता है। वहीं पे अगर हम दाल खाते हैं तो दाल हो गए, अंडा हो गए, मच्छी हो गए, वहां से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जब मिलता है तो कोशिका और उत्तक का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही देख रहे हैं, कोशिका का अगर हमारे शरीर में निर्माण करना हो, या कोशिका अगर कोई डेड हो गए यानी मर गए कोशिका, तो उसका मरम्मत करना हो, सभी कोशिका जो है पुरानी कोशिका से ही मिलकर बनी होती है। ये क्लियर है? जब हम कोशिका का सेल का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये जाने कि प्रोटीन जो है हमें दाल खाते हैं, दाल से हमें क्या मिलता है बाबू? दाल से हमें क्या मिलता है? दाल से हमें क्या मिलता है? तो दाल से हमें जो है प्रोटीन मिलता है, जो कोशिका और उत्तक का निर्माण करता है। वहीं पे अगर हम विटामिन की बात करें और खनिज लवण की बात करें, मिनरल की बात करें, तो खनिज लवण में हमें बहुत प्रकार की पोषक तत्व देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें विटामिन की और खनिज लवण से हमें क्या प्राप्त होती है, तो ये इसका काम रहता है रोग प्रतिरोध क्षमता को से लड़ना, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना, इसका काम रहता है प्रोटीन और खनिज लवण का। क्लियर है बाबू? आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम आज तक जो है टॉपिक यहीं तक रखेंगे, पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखेंगे। क्योंकि देखिएगा, हम बात करेंगे आज क्या? पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो एक होते हैं क्या बाबू? एक होते हैं स्वपोषी पोषण, और दूसरा होते हैं हमारा
परपोषी पोषण, यानी या विषम पोषी पोषण उसी को कहते हैं। क्लियर है? एक होता है स्वपोषी और एक होता है क्या, परपोषी पोषण, यानी विषम पोषी पोषण भी परपोषी पोषण को ही कहते हैं। स्वपोषी पोषण नाम से ही लग रहा है स्वयं स्वपोषी पोषण कहलाएंगे। जी हाँ, यानी अगर हम स्वयं भोजन जो भी बना रहे हैं, जिससे मान लीजिए पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, स्वपोषी पोषण कहलाएंगे। जी हाँ, तो देखिए स्वपोषी किसको कहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्लियर है? उसी तरह से हम जैसे देख लीजिए, जैसे में हमारे सभी हरे पेड़ पौधे, ये हमारा क्या है, हमारा क्या है, स्वपोषी पोषण है। तो हम क्या बात कर रहे थे बाबू, स्वपोषी पोषण यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण। सभी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं, स्वपोषी पोषण कहेंगे। वहीं पे अगर हम परपोषी पोषण की बात करें तो ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें हम परपोषी पोषण या विषम पोषी पोषण कहेंगे। जैसे में आपका हो गए सभी जंतुएं, जिनमें मनुष्य भी आते हैं। जी हाँ, तो ये हमारा क्या हो गए, परपोषी पोषण कहलाएंगे, परपोषी पोषण कहलाएंगे। क्लियर है? आगे देखिए, अगर हम बात करें प्रकार की, तो प्रकार एक होते हैं मृतजीवी पोषण, एक होते हैं परजीवी पोषण और एक होते हैं प्राणी सम यानी होलोजोइक। यानी परपोषी के अगर हम प्रकार की बात करें तो एक होते हैं क्या, मृतजीवी पोषण, जिन्हें सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, सड़े गले मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण देख लीजिए, कवक, जिनको हम मशरूम कहते हैं, यानी ये छत्ता देखे होंगे आप, जो आप देखे होंगे कि जो देहाती भाषा में कहें तो जो चावल से जो लिवारी जो यूज नहीं होते हैं, जिन्हें चारा के रूप में गाय भैंस को चारा दिया जाता है, उस पुआर पे, उस लेवारी पे जो है एक सादा मशरूम उगता है, तो वही जो है हमारा क्या कहलाएंगे बाबू, मृतजीवी पोषण कहलाएंगे। क्लियर है? वहीं पे उदाहरण के लिए हमारा मशरूम हो गए कवक, जिनको, और एक हो गए बैक्टीरिया। तो प्रकृति के सफाई कर्मी भी मृतजीवी पोषण को ही कहा जाता है। मृतजीवी पोषण को प्रकृति के सफाई कर्मी भी कहा जाता है। आगे देखिए, आगे हम क्या बात करेंगे, क्या, परजीवी पोषण। ये दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। आप देखे होंगे बाबू कि आपके शरीर के जो हेड है, चूल है, बाल जो है, इसमें जू रेंगता है, जू जो रहता है वो आपसे ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो कौन सा क्षेत्र में जाएंगे बाबू, परजीवी कहलाएंगे, यानी दूसरे जीवित प्राणियों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे जोक हो गए बाबू, हमारे अमरबेल हो गए, जैसे छोटी आंत में हमारा अमरबेल, गोता गोलकर्मी जो रहते हैं, उसी तरह से हमारा जू हो गए, तो ये सारा जो है उसी तरह से आप देखते होंगे बाबू, तो उसी तरह से हमारा ये सारा पोषण क्या कहलाएंगे, परजीवी पोषण कहलाएंगे। क्लियर है बाबू? प्राणी सम की अगर बात करें, होलोजोइक की बात करें, तो ये ठोस भोजन ग्रहण करते हैं और मानव के समान मतलब भोजन करते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा से लेकर मनुष्य तक इसका बेस्ट एग्जाम्पल में से है, जिसे हम प्राणी सम पोषी परपोषी कहेंगे। जी बिल्कुल, तो यहीं तक आज हम लोग क्लास रखेंगे। कल हम लोग क्या जानेंगे, कल हम लोग जानेंगे कि पादपों में पोषण
कैसे होते हैं। उसी तरह से आगे हम लेसन में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण प्रयोग क्या होते हैं। उसी तरह से आगे हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसी तरह से हम पैरामीशियम के भी बारे में पढ़ेंगे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। उसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, जी हाँ, मोस्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अपने शरीर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह हमारा मुख का भाग होता है, उसका जस्ट नीचे हमारा ग्रसनी का भाग होता है, उसका जस्ट नीचे हमारा ग्रसनी के रास्ते हमारा आमाशय का भाग होता है। ये सारा पोर्शन को हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एकदम बेहतरीन लहजे में पढ़ेंगे। हो सके तो आपको डायग्राम थ्रू से भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। और अगर आप साइंस में रुचि रखते हैं, अगर आप आने वाला समय में, जी हाँ, लद्दाख का साइंटिस्ट के रूप में आप देखना चाहते हैं अपने आप को, सोनम वांगचुक जी को भी आप अपने शक्ल में देखना चाहते हैं कि हम भी ऐसा साइंटिस्ट बने, तो जी हाँ, आपको साइंस पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप साइंस पढ़ेंगे तभी आप वैज्ञानिक के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू सो मच।